बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुनियाद मरसूस हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन, आपको खुशामदीद कहते हैं। इसी ट्रांसमिशन में अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर फ़तह याब किया है। नस्रुम मिनल्लाहि फ़तहुन क़रीब। वाकई पाकिस्तानी कौम आहिनी दीवार साबित हुई है। और अब जंगबंदी के बाद क्या भारत आगे कभी दोबारा ऐसा सोचेगा जितना उसको नुकसान हुआ है? और क्या ये बर वक्त जंगबंदी है? पाकिस्तान का पलड़ा इसमें किस तरह भारी रहा? क्या वो डिसाइसिव मूवमेंट थी? इस बारे में हम आज बात करेंगे। आमिर खाकवानी साहब कॉलम नवीस हैं, तज्जियाकार हैं, दानिश्वर, 4 किताबों के मुसन्निफ, हमारी खुशबख्ती कि हमें वक्त दे रहे हैं। आप इनको टेलीविजन चैनल्स पर देखते रहते हैं। ईसा नकवी मेरे दोस्त भी हैं, टीवी शो होस्ट भी हैं, पॉलिटिकल शो होस्ट करते हैं और बाहर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, तो डिप्लोमेसी को भी बड़ा समझते हैं। डिप्लोमेट से ताल्लुकात भी इनके, और एम्बेसीज में जाना आना, उनको समझना देखना, क्योंकि इस जंग में उसका भी बड़ा एलिमेंट रहा है। खाकवानी साहब, पहले आपसे सर, आप इस फतह को किस तरह देखते हैं? कहाँ रेट करते हैं जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं दुनिया में, उसमें देखते हुए? देखिए, ये फतह तो ज़ाहिर बात है, जैसे आपने कहा, फतह खुद ही कामयाबी की अलामत है। मैं तो समझता हूँ ये बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने ये जंग 70-30 की रेशो से जीती है। मिलिट्री के वाले से अगर हम बात करें, अस्करी वाले से बात करें, मेरे हिसाब से तो जो पहला राउंड था उसमें सिविलियन कैजुअल्टीज हुई हमारी, और खासतौर पर बावलपुर में ज्यादा हो गई, तो वो एक ज़ाहिर बहुत अफसोसनाक बात था। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह उनके त्यारे तबाह किए, और वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में भी जिस तरह कंट्रोल है इनकी पोस्टों पर, और वो एक काफी खासी तबाहकुन शदीद वहाँ पे गोलाबारी की, उनकी पोस्टें भी तबाह हुई। ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर, मुख्तलिफ खबरें डायरेक्ट चीजें आती रही, जिस तरह जंग में होता है, कुछ कन्फर्म होती है, कुछ नहीं कन्फर्म होती थी। लेकिन बहरहाल वो राउंड मुझे तो लगता है कि, और कई लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने वो जीता था मिलिट्री हिसाब से, अस्करी हिसाब से, इसलिए कि राफेल त्यारे का कंपैरिजन ही नहीं था। पाकिस्तान के पास J-10C जो है वो 4+ जनरेशन त्यारा है, और जो उसे काउंटर कर सकते। लेकिन मैं इससे पहले, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे इंटरेस्ट रही है काफी कुछ अरसे में डिफेंस के वाले से। मैं कुछ डिफेंस ग्रुप्स में भी इंटरेस्ट लेता हूँ, दिलचस्प लेता हूँ, बाहर के खासतौर पर टेलीग्राम पे जो ग्रुप्स हैं, मिलिट्री के मुख्तलिफ लोग जो बात करते रहते हैं, तो तमाम हर जगह जो बात हो रही थी, सिनारियो, हर सिनारियो में राफेल को वो विनर करार देते थे, और वो कहते थे J-10C उसे काउंटर कर सकता है किसी हद तक, यानी। लेकिन उनका ये कोई नहीं कह सकता था कि भाई ये बिल्कुल बराबर का मुकाबला है, यानी वो सिर्फ 40-60 का, या वो कहते थे ये तभी कामयाब हो सकते हैं जब J-10C जो ड्रैगन है, ये अगर फर्स्ट अगर अटैक कर ले और वो लॉक करने में कामयाब हो जाए तो। और थंडर का तो मुकाबला मतलब था ही नहीं। थंडर तो 4th जनरेशन में आता है। थंडर मिग जो 29 है उसको अच्छा काउंटर कर सकता है, और मेरा ख्याल है शायद सुखोई 30 को भी कर ले, लेकिन राफेल उससे ऊपर सता गया। तो पाकिस्तान का त्यारे मिलिट्री के हवाले से और खासतौर पर फोर्स के हवाले से, यानी एक उस हवाले से, तो ये बड़ी कामयाबी हमें पहले राउंड में हासिल हो गई थी। जो उनका वो एक नाकाबिले शिकस्त लग रहा था उनको, अपना राफेल, और नाकाबिले तस्कीर लग रहा था, वो हमने इमेज तोड़ा और बड़ा धचका लगा। और आप देखें उसके बाद से राफेल सामने आए ही नहीं। लेकिन जो आज सुबह जो अटैक हुआ वो तो बहुत सारे कई लिहाज से हैरानकुन है। मसलन अब उनका जो डिफेंस सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400, ये दुनिया में बहुत ही एक अच्छा सिस्टम माना जाता है। मेरे ख्याल है इससे बेहतर शायद अमेरिकन के पास उनका थाट है, या जो आयरन डोम उन्होंने इसराइल को दिया, उसके बाद ये रशियन ही आता है, या उसके रशियन तो खैर उसको बराबर दावा करते हैं S-400 का, और काफी अच्छा, काफी महंगा भी है। और बहुत सारे उसके जो, अगर हम देखते हैं उसका क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, वो तो दावा करते हैं कि 180 टारगेट को इकट्ठा बजट वक्त को हिट करने की पोजीशन में है, और ड्रोन और त्यारे सब, तो वो उसको तबाह करना, और थंडर के साथ, बस अभी तो कई चीजें हमें समझ ही नहीं आ रही। सच्ची बात तो ये है, अब इसका जो डाटा सामने आएगा, जो डिफेंस के लोग इस वक्त, आप देखें ना, जो पहली जो वार हुई है, जो डॉग फाइट हुई है त्यारों की, जो उस दिन हुई है पहले, जिसमें गिरे हैं राफेल, उसको भी गोल्डन डाटा करार दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में हर जगह पे लोग उसको बहुत इंटरेस्ट से उसमें डिटेल्स में जाना चाह रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, अब ये इटसेल्फ एक बड़ी कामयाबी है। और यहाँ पे अच्छा, उसमें तो मेरा ख्याल है किसी हद तक टेक्निकल चीजें और वो चीजें ज्यादा आई हैं। लेकिन आज जो सुबह जो हमारे एक नई मिशन पे चले जाना, और उनके साथ वहाँ राफेल है, वहाँ पे Sukhoi 30 उनके पास काफी सारे हैं, बहुत सारे उनके पास है, उनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम, एक बैटरी तो नहीं होगी ना, ये S-400 की एक से ज्यादा ही है उन्होंने।
तो एक उन्होंने उधमपुर में तबाह किया ना, मेरा ख्याल और भी पास होगी, या एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने भी तो है ही ना। तो बिल्कुल उसमें ठीक। जाके अच्छा, थंडर ने जाके जिस तरह उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के एक बहुत बड़ा बहुत रिस्क, बड़ा, यहाँ पे शुजाअत काम आई है, बिल्कुल बहादुरी, दिलेरी, महारत बिल्कुल पायलट सही। की, वो अच्छा, बहुत बड़ा है जी। आज की सुबह की जगह से पाकिस्तानी पायलट्स ने कमाल किया ये कि कोई इतने पाकिस्तानी बड़े पायलट्स का, एक जी सेटल जी मिशन पे जाना, तो जी ये जी, एक हैरान कुन था, ये सब चीजें हैरान कुन सब तो ये सबके बड़ी लिए। ही कम। हाँ जी, वो राफेल जी वाली बात अपनी जगह, और ये जाकर जिस तरह गिराया है। ईसा नकवी, आप कितने खुश हैं खासतौर पे पायलट्स की हमारी कारकर्दगी? मशीन अपनी जगह कोई शक नहीं, लेकिन मशीन में शायद उनको फिर भी अगर देखें कहीं सिक्योरिटी नजर आती है, नंबर्स में नजर आती है, लेकिन इतना माशाल्लाह पलड़ा भारी रहना, आपको क्या लगता है वो कौन सी मूवमेंट होगी जहां भारत ने समझा कि बस अब, और आकर उनकी खातून तर्जुमान बैठती है और कहती है जी अब हम कशीदगी मजीद नहीं चाहते? वो क्या मूवमेंट होगी जहां उन्होंने कहा जी हमारी बस होगी? बड़ी इंटरेस्टिंग है उसकी डिटेल जी। अच्छा, वो मोमेंट क्या थी और किस वक्त इंडिया जो है उसके ऊपर मजबूर हुआ। पहले तो मैं आपको एक खबर बता देता हूँ। खबर ये है कि ये जो बैक चैनल है ये कभी टूटा ही नहीं था। इस एस्केलेशन अच्छा, लैडर के ऊपर हम स्टेप अप करते जा रहे थे और बातचीत का सिलसिला बैकडोर के ऊपर, एक एक्टिव बैकडोर जो है वो एक्टिव था हम्म, और इंडिया उस पर मान नहीं रहा था। इंडिया किसी भी बात पर मानने के लिए तैयार नहीं था और उनको ही लग रहा था कि जैसे वो हमारे सिस्टम्स को ओवरवेल्म करेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को हम्म, लग गया था ये। और फिर एक मौका ऐसा आया, ये सुबह तकरीबन 6 से 6:30 के दरमियान की बात, कि उस वक्त पाकिस्तान उस पोजीशन में आ चुका था कि जहां पर इंडिया जो है वो अच्छे बच्चों की तरह बैठा भी और उसने पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाना शुरू किया और ठीक, उसने फिर जो बैक चैनल पर रहते हुए सालसी कराने की कोशिश कर रहे थे, तस्फिया कराने की कोशिश कर रहे थे, मनाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी बातें भी मानना शुरू कर दी। और आपने भी देखा होगा कि हमने बड़ा अर्ली इन द मॉर्निंग ये मैसेज दे दिया था कि हमारा ये ऑपरेशन हो गया है और अगर अब इंडिया एस्केलेट नहीं करेगा तो फिर हम एस्केलेट नहीं करेंगे। तो ये सब जी कुछ बैक चैनल पर चल रहा था जी और बैक चैनल पर अपनी पोजीशन को डिसाइसिव बनाने के लिए मेरा ख्याल है कि ये ऑपरेशन नागुज़ीर था और जिस कामयाबी से इसको कैरी आउट किया गया है, इट्स टेक्स्ट बुक एग्जांपल। अलबत्ता जी ये जो राफेल वाली बात है या फिर इस वक्त थियरीज चल रही है, ये भी थियरीज है। जी इसमें डेफिनेट रिसर्च होने के बाद, इनकी स्टडीज कैरी आउट होने के बाद जो डिटेल सामने आएंगी, तो हमारे सामने थियरीज है कि जी राफेल गिरा कैसे, हम्म, बियॉन्ड विजुअल रेंज पर J-10C का रडार इतनी दूर किस तरीके से डिटेक्ट कर पाया। क्या ठीक, इसके लिए रडार अलग से फ्लाई करवाया गया था या हाँ JF-17 थंडर जो है उसने कैसे उनको डिटेक्ट किया? क्या ठीक, दरमियान में भी कोई एक और रडार एज अ ब्रिज मौजूद था जिसने फिर वो डाटा ट्रांसमिट किया और राफेल जब कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फिजाओं में, अपनी हदूद में एक सेफ डिस्टेंस पे मौजूद था कि आई कांट बी डिटेक्टेड एंड आई कांट बी हिट, उस वक्त उसका डाटा ट्रांसमिट हो रहा था और उस डाटा की बुनियाद के ऊपर इस लॉन्ग रेंज मिसाइल के जरिए TL-15 के जरिए उनको एंगेज किया गया। फिर उसके बाद सही, ये सवाल भी मौजूद है कि जो चाइना एक्सपोर्ट करता है PL-15, जी जी वो तो इतनी लॉन्ग रेंज के नहीं होते, वो तो उसके अपने यूज में है। जो आपको इल्म में होगा कि जो अमेरिका भी मुख्तलिफ इक्विपमेंट बनाता है अपने जी, लिए, जो बनाता है, जो अपने पास वो सर्विस नहीं में देता होते किसी हैं, को, उनके स्पेक्स और होते हैं। बिल्कुल जो ऐसे ही है, दूसरों को बेचता है उसके स्पेक्स और होते हैं। ऐसे ही है, जिस तरह उनका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो उनके पास है, जो अपनी फोर्स के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, वो कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करते। इसी बिल्कुल तरह ठीक, चाइना के बारे में भी था कि जो J-10C में जो चीजें उनका हम्म, वर्जन अपने लिए वो बनाते हैं वो शायद एक्सपोर्ट अच्छा, नहीं करते। तो जी पाकिस्तान के पास जिस प्रिसीजन के साथ ये और जिस एक्यूरेसी के साथ ये सब कुछ किया गया, जी, इसने बिलाशुबा आउटस्मार्ट किया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह, बताया है कि हम जी हमारी जो फोर्स है उसको बाकायदा स्टडी किया जाएगा। तो आपको पता है कि हम तो नेशन मीम्स भी बनना शुरू हो गया। पता, हाँ जी, हैविंग सेड दैट, देखिए दो चीजें बड़ी अहम है इस सारे जी जी मामले जी में। जी एक जी ये कि जंग जो है ना उसमें लोग जाहिर है कि ये डिटरमिन करते हैं कौन फाते था, कौन लूजर था। सभी जी, लूजर होते हैं जंग में। सही, जंग से जो जितना जल्दी अपना बात मनवा कर निकल निकल आए, आए वाह, और दूसरे को मनवाने पर मजबूर कर दे, वो असल फाते होते हैं। ठीक है, और ये फतह जो है वो समेटी है, ये मजीद भी चल सकती थी। और मैं सही, आपको बताऊं अच्छा, कि दरमियान में हम्म, एक मौका ऐसा आया था, जी जी आपने नेगोशिएशन की बात की, जी जी एक मौका ऐसा आया था जहां पर ये बात हुई थी जी कि अब हम जिस एस्केलेशन लैडर को क्लाइम करते हुए जिस जी जी मकाम पर आ गए हैं, इससे अगला स्टेप क्या होगा।
इससे अगला स्टेप ये होगा कि लो यील्ड न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स की तरफ आप जाएंगे और फिर आपका एक फुल ब्लोन हाँ जी, मीटिंग ऑल आउट वॉर हो जाएगा। ठीक है, ये वो मौका था शायद कि जहां पर अंदाजा हुआ कि फिर लगेंगे आग तो आएंगे घर कई जरूर। हाँ वो होगा। अच्छा खाकमानी साहब, ये बताइए, जो आपने 30-70 का जिक्र किया बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन पहले हमले के बाद तो ऐसे लगा कि उसके बाद तो सारा इनिशिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रहा, और ये जो फिर सुबह हुआ ये तो बड़ा ही हैरानकुन था। ज़ाहिर है हम भी तज्जिया करते रहे, मुसलसल ट्रांसमिशंस थी कि पाकिस्तान ने जवाब देने बात होती रही, लेकिन इस तरह का भरपूर और हर सतह पर कई उनकी बेसिस उड़ा दी, और भारत को भी एडमिट करना पड़ा, उनके पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था कि 26 से ज़्यादा हमले हो गए। तो इसमें यह कि हमने उनकी कन्वर्सेशन भी दिखा दी कि वो मान ही नहीं रहे, अभी तक नहीं कह रहे कि जी हमारा राफेल गिर गया है। तो ये एम्बैरेसमेंट भी तो बहुत हो रही है भारत को इस वक्त कि आप कहते हैं $86 अरब आपने लगा दिए, राफेल भी आप ले आए थे, वो भी आपका फारिग हो गया। S-400 पर आपका, यानी जिस चीज पर गुरूर किया, जो जगह इस्तेमाल हुई, वो ब्राह्मोस था, वो ये हार्पून ड्रोन थे, या S-400 था, राफेल था, यानी वो सारी चीजों को ब्रेक कर दिया। नहीं, ऐसे हुआ तो ऐसे ही है। देखिए, अब इंडिया तो ज़ाहिर कई चीजें नहीं मानेगा, लेकिन S-400 का अगर वो तबाह नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने फिर उनके एयरबेसेस कैसे, पाकिस्तानी तैयारी अंदर कैसे गए इतना, वो तो उनको तो वो उनको तो हिट कर देना चाहिए था। तो पाकिस्तान ने अपना, मेरा तो ख्याल ये है कि इंडिया कुछ चीजें बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक तो ये ना, पाकिस्तान का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है HQ-9 जो है, मेरा ख्याल है उसने भी शायद कहीं किरदार अदा किया है। अभी जो नकवी साहब भी बात कर रहे थे ना कि वो किस तरह डाटा वाली बात, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो एक तो वाक्स का भी थोड़ा रोल होगा, वहां से भी डाटा का जो उसमें ट्रांसफर हुआ, चीजें हुई। और ये भी कहा जा रहा है कि हमारा जो एंटी मिसाइल सिस्टम, जो जिसके बारे में इंडिया दावा कर रहा था कि उसने लाहौर में, जो वाल्टन में शुरू में इन्होंने ड्रोन फेंका, और पहले शुरू में कि भाई ये हमने उसको नुकसान पहुंचा दिए, मेरा ख्याल है वो नुकसान तो खैर नहीं पहुंचाया, लेकिन उन्होंने 12 अटेम्प्ट वहां पे की थी उस वक्त। तो मेरा ख्याल है उसका उसने भी किरदार अदा किया एंटी मिसाइल। कल एक अजीब खबर कल शाम चलती रही और मुख्तलिफ डिफेंस ग्रुपों में भी रही, और हम सब लोग हैरान थे कि कैसे हुआ। खबर ये थी कि HQ-9 जो डायरेक्ट एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसके जरिए S-400 का एक मिसाइल को तबाह किया गया। वो बात मैं तो अभी तक तो नहीं समझ पाया कि टेक्निकली, मैं टेक्निकल वो नहीं हूँ, मतलब एक स्टूडेंट के तौर पर समझने की, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह एक एंटी मिसाइल सिस्टम का दूसरी S-400 पे किस तरह हुआ। लेकिन भारत कुछ चीजें पाकिस्तान ने उनको किया है, डिटेक्ट इन्होंने किया है। मैं तो बल्कि अब ये भी सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद मेरे पाकिस्तान ने तो नहीं कहा, ऑफिशियली तो हमने नहीं कहा, लेकिन ये अमृतसर वगैरह भी जो ब्लास्ट में कुछ इंडिया ने भी शायद किए होंगे मे भी, लेकिन मे भी इन्होंने कोई शॉर्ट रेंज गेम कर कोई टेस्ट किए हो, या उनका एंटी मिसाइल सिस्टम को डिटेक्ट किया हो। बहरहाल जो भी है, इतनी कामयाबी के साथ, मतलब ठीक है, फतह मिसाइल हमारे पास बड़ा अहम मिसाइल है, उसके साथ लेकिन वो जिस तरह उन्होंने उसको उड़ा दिया है, और कामयाबी, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं इंडियंस वो जैसे सब चकरा गए। आप देखें ना, उनके रफाल सामने आए ही नहीं उसके बाद ड्रोन्स पर आ गए थे 36 से पहले हमले के बाद। अगर ये जी, अगर 3 गिरा दिए गए कंफर्म, अगर ये मान लिया जाए कि 3 ही गिरे रफाल, तो 33 तो थे ना उनके पास। तो उनमें से वो पाकिस्तानियों को, तैयारों को किसी ने चैलेंज नहीं किया, वो नीचे एंटी एयरक्राफ्ट गिरने इस्तेमाल करते रहे हैं। तो वो मतलब बिल्कुल हमने जिस तरह इन्होंने भी लफ्ज इस्तेमाल किया, बड़ा अच्छा कि आउटस्मार्ट किया, वो उस दिन भी और आज भी सुबह भी। तो वो मेरे ख्याल में बिल्कुल उनको चकरा गए, उनको समझ नहीं आ रही थी, उनको ये लग रहा था कि हमने रफाल ले आए तो कहीं और हमारे तैयारे न मारे जाए, तैयारे तबाह हो जाए, और कहीं ज्यादा बदनामी और ज्यादा बेइज्जती ना हो जाए, इंसल्ट ज्यादा ना हो जाए। उनको समझ नहीं आ रही, उनको मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही तवक्को नहीं कर रहे थे कि उनका एंटी मिसाइल सिस्टम उड़ जाएगा। S-400 का तबाह होना शायद एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। ये चीजें जब जैसे होते ना कि शॉक में चले गए तो शॉक में हैं। मतलब देखिए ना, पाकिस्तान ने खुद भी, मुझे लगता है कि ऐसा काम किया है कि शायद हमारे खुद लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि हमने इतना बड़ा इस तरह काम किया। इंडियन आर्मी को इस तरह करना आसान नहीं है, आपसे 5-6 गुना बड़ी है, उनका डिफेंस बजट आपसे 9 गुना बड़ा है, उनके वेपन्स भी बहुत सारे जदीद वेपन्स उनके पास है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई नेपाल की फौज है या भूटान की है। तो बहरहाल पाकिस्तानियों ने गैर मामूली काम तो किया है, और वो उसकी इधर उसकी टेक्निकल चीजें आएंगी, डिटेल आएंगी, स्टडी होगी, नहीं आएंगी, कुछ तो सीक्रेट रखी जाएंगी, कुछ चीजें आएंगी, और ना भी आए तो डाटा एनालिस्ट दुनिया भर के उसमें तज्जिए करेंगे। लेकिन बहरहाल कामयाबी और फतह और गैर मामूली कामयाबी वो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ईसा, जो सबसे अहम बात है, क्या अब डेटरेंस पाकिस्तान ने हासिल कर ली है?
क्या मोदी दोबारा जिंदगी में ये सोच सकेगा? वैसे तो अगर कोई पागल हो जाए, बेवकूफ़ी में कुछ भी कर सकता है, 14 दिन वैसे वो सोचते रहे क्या करें, तो यकीनन जब हम यहाँ बैठे एक पाकिस्तानी के तौर पर हैरान हैं, तो वो कितने परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या हो गया। लेकिन क्या डेटरेंस बन गई कि आइंदा अब वो 100 दफ़ा सोचेगा ये करते हुए कि जी यहाँ आकर शहरी इलाकों को निशाना बनाए, या क्योंकि पहला हमला तो जाहिर है कि किसी ने तो इनिशिएट करना होता है, उसके पास इनिशिएटिव होता है कि जी हमला वो कर सकता था, हम तो बैठे हुए थे कि अपने दिफा के लिए कि हमने नहीं अटैक करना। तो उसमें शहरी बेगुनाह शहीद हो गए, मसाजिद को निशाना बनाया गया, शहरी आबादियों को। अब इसके बाद आप क्या देखते हैं कि 100 दफ़ा सोचेगा मोदी? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त जो 1.5 अरब आबादी का एक मुल्क है जिसमें इतना पोटेंशियल है, इनॉर्मस पोटेंशियल है, वो एक ऐसे माइंडसेट के तहत चलाया जा रहा है, या आप जिस तरीके से जो आरएसएस आइडियोलॉजी है वो जिस तरीके से डोमिनेट कर रही है, आप अंदाजा लगाए ना कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी फोर्सेस को ये कहता है कि मैं आपको फुल अथॉरिटी दे रहा हूँ कि आप डिजाइन करें और एग्जीक्यूट करें, उस दिन वो आरएसएस का झंडा जाफरानी कलर की वेस्टकोट जो है वो पहनकर बैठता है, और उसके फौरन बाद 7 लोक कल्याण मार्ग जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, वहां पर बुलाकर मोहन भगवत के साथ 1.5 घंटे की मुलाकात करता है, जो आरएसएस चीफ है, जिसका जो नारा है मुसलमानों के बारे में वो क्या है आपके लिए, जो ये कहता है कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी और अब उस गलती को मिटाने का टाइम आ गया, इस सीमा रेखा को मिटाने का टाइम आ गया है, और जो ये कहता है कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का है, यहाँ पर सिर्फ हिंदू बच सकते हैं, तो एक ऐसा मुल्क। लेकिन आप जब ये सवाल करते हैं कि क्या वो ऐसा करेगा, जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इंडिया वो बुली है, इंडिया के जो हेजमोनिक डिजाइन है, जिस दिन उसकी तैयारी होगी वो दोबारा करेगा, जिस दिन उसको लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। देखिए, अभी तो हमारे सामने एक बड़ी डिफिकल्ट और हैरानकुन सिचुएशन आई है। एक बात हमें पता चली है गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों में कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के और इंडिया के दोनों ममालिक के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं कि जहां पर हम दोनों एक दूसरे पर सक्सेसफुली अटैक कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का अटैक 100% प्रिसीजन के साथ थ्वाट नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। अब आप 2019 में जो अरामको की फैसिलिटी जहां पर पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, वो भी दुनिया के जदीद तरीन माने जाते हैं, वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, उसको ऑपरेट करने वाले वहां पर अमेरिकन हैं। उसको जो स्वामित्व की गई थी, जिस तरीके से उस पर मल्टीपल ड्रोन्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के साथ अटैक करके उस सिस्टम को ओवरवेल्म किया गया था और अरामको का ऑपरेशन बड़े अरसे के लिए रुक गया था। यहाँ पर इस केस में हम ये स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास अगरचे HQ9 है, क्योंकि S-400 के मुकाबले में बहुत ही कमतर तस्वुर होता है, लेकिन इंडिया के पास और हमारे पास जो रेशो सामने आई है उसमें S-400 ज्यादा नाकाम नजर आ रहा है। यानी ये तो हम एक तो देखिए, जंग जो है उसमें सबसे पहले बहुत सच्चाई की होती है, उसके बाद दावे होते हैं, वर्शंस होते हैं, एक इंडियन साइड ऑफ स्टोरी है, एक पाकिस्तानी साइड ऑफ स्टोरी है। अब हम बिल्कुल इसका गैर जज्बाती एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें इंडिया की तरफ से सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली वीडियोस इस बात का सबूत है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी में इंडिया में हमारे ड्रोन्स भी कर रहे थे, हमारे मिसाइल भी कर रहे थे और हम वहां पर अटैक भी कर रहे थे। अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम $5.5 अरब से मंगवाया गया, 2027 तक कितनी उसकी खेप आ जानी है। रफाल तैयारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स। रिमेंबर दैट, ये 5 साल का डेटा उठाएं, दुनिया में आर्म्स इंपोर्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है सऊदी अरब के बाद इंडिया। रूस से वो जो है वो असलहा खरीदता है, अमेरिका से वो असलहा खरीदता है, इसराइल से वो असलहा खरीदता है, फ्रांस से वो असलहा खरीदता है। दुनिया में कौन सा चीन के अलावा कोई ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाला मुल्क नहीं है जिससे इंडिया वेपन परचेज ना करता हूँ। और जाहिर है कि वो अपने तमाम नेबर्स को देखिए, इंडिया वाज़ेह तौर पर नजर आता है, दे डोंट लाइक केपी शर्मा ओली इन नेपाल, दे डोंट लाइक जो इस वक्त उनको उनकी पसंदीदा है वो थी जो हसीना वाजिद है, तो उसका म्यांमार के हवाले से, मालदीव्स के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू वो सबको बुली करता है। इंडिया की जिस दिन तैयारी में होगी उसको ये लगेगा कि हाँ अब मैं इनडिफेंसिबल हूं।
तो अब इसीलिए मैंने शायद अपनी फिजाओं को ईसा नकवी बहुत अच्छा आपने तज्जिया किया, इसीलिए हमें ये हुक्म है कुरान पाक में कि हर वक्त तैयारी रखो, क्योंकि अगर कोई दुश्मन है और वो आपके पीछे पड़ा हुआ है तो आपने तैयार रहना है। ये बात बड़ी ज़बरदस्त है। मगर खाकवानी साहब, मुझे ब्रेक का जो कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद यही बात आपसे भी कि डेटरेंस लेवल अब कहाँ तक है, और फिर जिस तरह हमें पता लगा वो राफेल ले रहे हैं तो हमने तैयारी की और पहली दफा दुनिया में 2003 से जब से राफेल है पहली दफा गिरा कर दिखा दिया कि हमने तो बहुत जबरदस्त, कोई एक दिन में तो नहीं हो जाता, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है, सिर्फ मशीन नहीं, पायलट्स की ट्रेनिंग और पूरा सोचना। वो तो उसको वो क्या, ये भारत की जो मिथ थी अखंड भारत की कि वो जितने भी खत्ते के मालिक हैं उन पर जब चाहे वो कब्जा कर सकता है और इतना पैसा $86 अरब और उसको बढ़ा रहा है, वो मिथ किस हद तक टूटी है। अब भारत ने जो कुछ किया इसके पीछे एक बड़ी तवील दास्तान है। उसको मैं मुख्तसर अगर करूं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी है जो एक डिवाइसिव है, कम्युनल है, कि माशरे में एक नफरत पैदा करके और उसके जरिए हासिल करना अपने लिए वोट हासिल करना, वरना कांग्रेस दिहाइयों से छाई हुई थी। तो वहां से बीजेपी ने अब अपने आप को देखा कि हम कहां आगे बढ़ सकते हैं और एक सोच पैदा की गई, बाकायदा एक नजरिया कि जी यहां पर अखंड भारत होगा, सारे वापस आएंगे, हिंदुत्वा का एक यहां पर प्रचार होगा, हत्ता के जी इन्फोर्स्ड लोगों से उनसे मजहब तब्दील करवाया जाएगा, वहां पर इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए कि आपको नेशनलिटी तब मिलेगी, यानी बड़ा एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो कहते हैं मीडिया आईना होता है माशरे का। भारतीय मीडिया का यह हाल हो गया कि उन्होंने इतनी मिथ बना दी, और ये उनकी सरकार की तरफ से कि कोई भी मारा के ठहर नहीं सकता, और आज उनके अपने लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि आपने क्या कर डाला, भारतीय मीडिया देखना छोड़ दें। अब सवाल आमिर खाकवानी साहब, असल मेरा ये है, ये सारी पीछे बैकग्राउंड थोड़ी सी मुख्तसर अर्ज करने का, कि ये जो सोच भारत में बना दी, इसका ईसा नकवी ने कहा कि जब आप ये सोच बना लेंगे तो आप खुद उसके कैदी हो जाते हैं, जब आपको लगेगा कि आप इस काबिल हो गए आप फिर वो कोई शरारत करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत दोबारा सोचेगा? क्योंकि उसने तो ये सोच लिया था कि अब हम अटैक कर सकते हैं। 14 दिन उन्होंने सोचा, प्लान बनाया होगा कि अच्छा ए हमारा प्लान ये है, बी ये है, हम ये करेंगे, पाकिस्तान फिर ये कर सकता है, उसका जवाब हम ये करेंगे। वो सब हवा हो गया जी। और मुझे लगता है शायद बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को सरेदस्त तो डेटरेंस हासिल हो गई है। पाकिस्तान देखें, इंडिया की एक तवील अरसे से चली आ रही है, उनकी थ्योरी चली आ रही है कि न्यूक्लियर ऑप्शन से और आम लड़ाई के दरमियान में इतनी स्पेस है कि उस स्पेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको याद होगा कि इन्होंने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन जो एक जमाने कैनी के दौर में आई थी, उसमें यही था कि न्यूक्लियर यानी ऑप्शन से पहले दरमियान में किसी एक शहर पे कब्जा करके, और पूरा एक प्लान था कि एक हैवी एरियल सपोर्ट के साथ और 2-3 डिवीजन फौज किसी एक शहर पे कब्जा करके पाकिस्तान को अपनी टर्न पे लाया जाए। तो इसके लिए पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। अब उसमें तो उस पर वो बात करना एक गैर जरूरी है, लेकिन वो उससे वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन खत्म हो गई, और हमने सुना कि स्मार्ट एटम बम भी होता है, न्यूक्लियर बम भी होता है, और ये बहुत सारी चीजें उससे सामने आई जिनकी तफसील हमने कहा ना कि गैर जरूरी है। तो अब उसके बाद फिर उन्होंने जो पुलवामा वाली एरियल स्ट्राइक की, उसमें जब उनके साथ वो नुकसान हुआ, उनका मिगुरती गिरा उनका, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका मतलब है कि बेहतर तैयारी लें। राफेल लिया उन्होंने, और फिर एंटी मिसाइल सिस्टम लिया तो पाकिस्तानी तैयारों को काउंटर करने के लिए। तो उनको लगता था कि इसके साथ हम एक हैवी एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश में आ जाएंगे, अपने मिसाइल मार देंगे, और पाकिस्तान अगर मिसाइल फेंकेगा तो उनका S-400 उसको संभाल लेगा। और ये एक मजीद है कि ड्रोन उन्होंने इसराइल से लिए और अपने राफेल लिए उस अटैक करके। अब वो तीनों चीजें नाकाम हो गई। ड्रोन में मुझे लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान को थोड़ा सा लेट ड्रोन में हुआ, इनको हमारे लोगों को एंटी ड्रोन गने लेनी पड़ेगी थोड़ा सा। उस पर ड्रोन के वाले से कुछ स्टडी थोड़ी सी पाकिस्तान को बेहतर करने की जरूरत है, मुझे ही लगता है। लेकिन यार मिलिट्री के लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, और अल्टीमेटली उन्होंने ड्रोन सारे गिरा तो दिए हैं, लेकिन इनको वहां पे क्योंकि पहली बार जब उन्होंने गिराने की एंटी मिसाइल सिस्टम गिराने की कोशिश की तो फिर पता लग गया कि ये वो डिटेक्ट करने के लिए ही आया हुआ है, तो इनको फिर उसके बजाय सॉफ्ट किल पे जाना पड़ा। तो वो सॉफ्ट किल को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। मैं ख्याल है हम लोग जब टाइम मिलेगा यकीनन उस पर करेंगे, मजीद इक्विपमेंट और चीजें लेंगे। तो इस वक्त डिटरेंस है, इंडिया उसको अपडेट करने की कोशिश करेगा। अब वो अपने मिसाइल सिस्टम को भी अपडेट करने की कोशिश करेगा, तो S-400 से ज्यादा उनके पास और क्या ऑप्शन आती है। मुझे लगता है कि अब वो अमेरिकन वेपन्स पे जाएंगे। F-35 उनको देने का ऐलान कर चुके थे, इंडियन ले रहे हैं, लेकिन रिलेक्टेंट थे, इनको ज्यादातर वो रशियन इस्तेमाल करते रहे या फ्रेंच कर रहे थे। अब मेरा ख्याल है अमेरिकन इक्विपमेंट पे जाएंगे, ज्यादा तेजी से की कोशिश होगी F-35 उनके पास आ जाए, क्योंकि F-35 5th जनरेशन वारफेयर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का 5th जनरेशन तैयार है, स्टेल्थ तैयार है, उसको काउंटर आसानी। पाकिस्तान को उसके लिए
चाइना से या तो इनको वो J20 लेना पड़ेगा या J35, वो ये फिफ्थ जनरेशन, क्योंकि जो तुर्की के साथ पाकिस्तान जिसमें है उसमें भी टाइम लगना है। जो कौन जो फिफ्थ जनरेशन में पाकिस्तान के उससे पार्टनर है, वो तो मेरे ख्याल में शायद 3-4 साल लगे। तो अगर वो अगर F-35 भी तो जल्दी नहीं, लेकिन अगर F-35 अगर 2-3 तैयारे भी इंडिया के पास आ जाते हैं तो उनको काउंटर करना बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। तो बहरहाल एक तो ये करेगा, लेकिन असल खतरा मुझे ये है कि अब अगला होगा प्रॉक्सी वार, और बलूचिस्तान में खास वो पूरा जोर लगाएगा, बहुत आम BLA को पॉइंट। फंडिंग करेगा, सपोर्ट करेगा, TDP करेगा, प्रॉक्सी वार पे पाकिस्तान पे दबाव डालेगा ताकि अंदर से पाकिस्तान ज्यादा परेशान और कंफ्यूज हो। तो हमें भी अपने वेपन सिस्टम को, सब चीजों को अपडेट करने की जरूरत होगी। और बहरहाल अब ये साबित हुआ है, जिस तरह आपको याद होगा कि चंद साल 10-15 साल पहले तक, आपको तो इतना याद नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये है कि जापानी टेक्नोलॉजी ने पूरा यानी छा गया था वेस्ट को, उन्होंने गाड़ियों को और सब चीजों में हर जगह जापानी छा गए थे। अब चीनी टेक्नोलॉजी और चीनी वेपन जो है, अब लग रहा है कि वो उसी तरह नंबर 1 पे या उसी टॉप लेवल पे आ गए इससे इस सारे थे। तो पाकिस्तान को मजीद चाइना के साथ जाना चाहिए, वेपन को अपने अपडेट करना चाहिए, चीजें बेहतर करनी चाहिए। चाइना पे जो हमने इंसार किया है वो हमें बहुत ही कामयाब रहा है, हमें धोखा नहीं मिला, हम उसपे कामयाब। जो सरखू है उसने बहुत बड़ा किरदार भारत चीन का है, और चीनी वेपन सपोर्ट भी है, तो हमें उस तरफ फोकस करना होगा। सपोर्ट हाँ जी बिल्कुल सही। ईसा नकवी, आपकी सपोर्ट तो कोई कर सकता है, लड़ना आप नहीं है, लेकिन अब ये जो बातें आमिर खकवानी साहब ने की, इसमें चाइना की सपोर्ट कोई शक ही नहीं। मैं देख रहा था उनके जो प्रोफेसर हैं वो कह रहे थे 1 इंच भी पाकिस्तान का कोई नहीं लेने देंगे हम, और उसमें ज़ाहिर है उनका नेशनल इंटरेस्ट है, कश्मीर के लिहाज से उनका बॉर्डर वहाँ पर है, और गिलगित बल्तिस्तान जहाँ भारत कहता था कि जी हमने उधर आना है। अब चीन की टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें ये नजर आता है कि मैंने वो देखा क्लिप के AI के हवाले से, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है जिसके शेयर्स भी गिर गए थे डीपसी के बाद, उनसे सवाल किया कि चाइना कितने पीछे है। उसने कहा जी चाइना तो कोई पीछे नहीं है। और उसने कहा कि 40% लोग जो AI पे काम कर रहे हैं वो तो चाइनीज हैं सिर्फ और सिर्फ। तो चाइना तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक तो ये चीज, लेकिन हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपनी इकोनॉमी को फिर ठीक करना पड़ेगा। ये कोई सस्ती चीजें नहीं है, ये अरबों डॉलर के ये खेल है जो लेटेस्ट वेपन्स का है। देखिए, एक तो वो जो इस प्रोफेसर का आप तस्करा कर रहे हैं ना, विक्टर बाओ, वो नॉर्मल प्रोफेसर नहीं है। वो चीन को जिस तरह समझता है, वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का ट्रांसलेटर रहा है 1983 से ऑनवर्ड। तो जो चीन की आला तरीन मुलाकातों में, जिसमें 1-on-1 मीटिंग्स हो रही होती है, वहां पर मुतरज्जम के तौर पर बैठता रहा, उसको उस माइंडसेट का पता है, उसको रीड करता है, उसको मालूम है कि किस मामले में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है हमारा मुल्क। तो वो तो बात होगी। दूसरा, आपने चाइनीज टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन उससे पहले नजर ये ऐड कर दूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो F-35 की तरफ जाएगा या अमेरिका उसको F-35 देगा भी, क्योंकि उसकी फिर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। उसकी कॉस्ट ये है कि इंडिया को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से विड्रॉ करना पड़ेगा। जी, F-35 नहीं देगा उसको, क्योंकि जो S-400 का रेडार है, उस रेडार में ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो F-35 के स्टेल्थ फीचर्स, दीगर फीचर्स ट्रांसपोर्ट बैक कर सकता है टू मॉस्को। और अगर मॉस्को गेट्स टू नो अबाउट इट, तो फिर वो रूस जो है वो अमेरिका को काउंटर कर सकता है। अब उनके पास ऑप्शन है F-57 का। F-57 इज देयर ऑप्शन के वो ले ले, क्योंकि उनको MiG-29 को रिप्लेस करना है INS विक्रांत पे भी, INS विक्रमादित्य पे भी, जिसके ऊपर वो ऑलरेडी रफाल के साथ सिग्नेचर कर चुके हैं। पहलगाम के बाद हुआ है सिग्नेचर। जो पूरा का पूरा फ्लीट रिप्लेसमेंट होनी है INS विक्रांत पर, MiG-29 को रिप्लेस करना है। दे आर गोइंग टू रिप्लेस। अलबत्ता ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा बाय 2036। 2030 तक उनके पास फर्स्ट इनिशियल बैच जो है वो आ जाएगा। लेकिन अब जाहिर है कि फ्रांस भी सोच रहा होगा कि हमने इनको तैयारे दे दिए हैं जिन्होंने हमारा स्टॉक गिरा देना है, दुनिया में बदनामी करा देनी है, हमारी फर्स्ट एवर कॉम्बैट में किल करवा देनी है। अब जो चाइना की बात है, देखिए ये बात तो बिल्कुल आगाज में खानवानी साहब ने जो बात की ना, हमने शायद सबसे ज्यादा वेटेज हमें उसको देनी चाहिए थी, उसको ज्यादा डिस्कस करना चाहिए था। इट वाज़न्ट जस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान जो फाइट कर रहे थे, ये चाइनीज टेक्नोलॉजी का वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ पहला प्रैक्टिकल था। पहला, जो आप मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद एफएससी के बाद जाते हैं ना प्रैक्टिकल देने के लिए, ये पहला प्रैक्टिकल था उसका। और उस प्रैक्टिकल में चाहे
आप ज्यादा क्रेडिट पाकिस्तानी पायलट को दे दें, पाकिस्तानी मैन बिहाइंड द मशीन को दे दें या चाइना को दे दें, लेकिन प्रैक्टिकली ये चाइना का पहला जंगी इम्तिहान था। अपनी जो उसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिफेंस इंडस्ट्री उसने बिल्ड की है। आप सोचें कि मैं तो ये बात समझने से कासिर हूं कि अब आखिर क्यों जो है वो अर्जेंटाइन जो है वो फॉकलैंड आइलैंड वाले मामले पर यूके के खिलाफ डिटरेंस बनाने के लिए वो JF-17 थंडर या J-10C को क्यों तरजीह नहीं देगा, वो क्यों किसी और तैयारे पर जाएगा। इसी तरीके से दुनिया भर के जो तनाज़ात हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया में कौन सा मुल्क जो है वो चाइना की तरफ देखेगा। इसी तरीके से आप मिडिल ईस्टर्न उसमें देखें तो ये चाइना का अब एक नया फेस, यानी कि माजरत के साथ पाकिस्तान में लोग इस फ्रेज से बहुत वाकिफ हैं कि ये तो चाइना का है, तो जो चाइना की चीज है शायद वो ज्यादा चलती नहीं है, लेकिन जैसा चाइना की चीज चली है वैसे तो फ्रांस की नहीं चली, वैसे तो रूस की नहीं चली। तो चाइना ने अपनी एक डोमिनेंस या अपना एक मार्क को स्टैब्लिश किया है, और फिर इसमें जाहिर है कि डायनामिक्स, हमारा एक शेयर्ड बॉर्डर, शेयर्ड हिस्ट्री, और जिस मामले पर, जिस मुद्दे के ऊपर ये लड़ाई हो रही थी वहां पर लद्दाख भी है, लद्दाख जिसके ऊपर क्लेम है चाइना का, फिर अक्साई चीन भी है जिसके ऊपर 1964, 62 और 1994 की करारदादें हैं इंडियन पार्लियामेंट की, कि अक्साई चीन भी लेना है, किर्गिस्तान भी लेना है, POK भी लेना है। तो जाहिर है कि ये फिर बॉर्डर उसमें चला जाता है मामला। तो चाइना का रोल, चाइना का फैक्टर जो है, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज बीइंग स्टडीड, और इसके ऊपर वैसे भी इंडिया को तैयार होना चाहिए। बहुत ज्यादा दरवाजा जो है वो उसके ऊपर कुंडी उसकी खड़काई जाने वाली है, उसकी बेल बजने वाली है, दुनिया भर की मिलिट्रीज आ रही होंगी और उससे पूछ रही होंगी कि भाई आपने इतनी बुरी तरीके से मार खाई तो कैसे खाई, क्या हुआ, मशीन का मसला था, आपके पायलट का मसला था, आपका वो जो बंदा पीछे बैठकर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था उसका मसला था, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो इंडिया हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर। दुनिया को बताना पड़ेगा। एविएशन इंडस्ट्री में कहीं एयरलाइनर क्रैश कर जाता है तो पूरी दुनिया की नजरें लग जाती हैं। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ढूंढो इसका ब्लैक बॉक्स, क्या कन्वर्सेशन हो रही थी उधर लास्ट 10 सेकंड जी उनके दरमियान क्या डिस्कशन हो रही थी, ताकि हम पता लगाएं आइंदा ना ऐसा हो। तो इंडिया को रेडी हो जाना चाहिए, बहुत सारे सवालात होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, बहुत ज़बरदस्त आपने जो बातें की हैं, हम सबके नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ है, चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी हुई है। आमिर खाकवानी साहब ज़बरदस्त कॉलमनिस्ट, दानिश्वर, बहुत कुछ सीखने को मिला आज के शो में और बहुत कुछ पता लगा। तो इसमें यह भी हमें सबक मिल रहा है कि हमने आगे की भी तैयारी करनी है। भारत बाज नहीं आ सकता। 2019 के बाद आप देखिए 6 साल ही गुजरे थे कि उसने फिर ऐसी हरकत की, तो हमें आगे तैयार रहना है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब ये चाइना के दौर का भी आगाज़ हो रहा है और इसीलिए चाइना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खुश है कि पाकिस्तान ने अपनी भी और चाइना की भी दुनिया में धाक बिठा दी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।